नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और उत्तराखंड LT 2024 की आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। उम्मीद करते हैं कि हमारी सीरीज़ भी दोस्तों आपको इसमें बिल्कुल हेल्प कर रही होगी। अभी तक दोस्तों हमने यूनिट 1 को लेकर विशेष सीरीज़ दोस्तों चलाई थी। अब यूनिट 2 को लेकर दोस्तों हम सीरीज़ चला रहे हैं। एकेडमिक एप्टीट्यूड दोस्तों हम आपको करवा रहे हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, MCQ भी आपके अच्छे से हो पाएंगे। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक अबाउट सेक्शन में दिया है। वहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दोस्तों होती हैं, MCQ डालते हैं, मॉक टेस्ट और नोट्स की सुविधाएं भी आपके लिए रहती हैं। क्लास की रेगुलर अपडेट्स भी मिलती है, कोई क्लास आपसे मिस ना हो जाए। और ये समय दोस्तों है बहुत अच्छे से मेहनत करने का, क्योंकि आपके पास 2 महीने का समय रह गया है। इस समय को पूरे अच्छे से यूटिलाइज़ करें। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 3। इससे पहले दोस्तों हमने 2 क्लासेस प्रोवाइड करवा दी हैं, जिसमें हमने आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताया था। बाल विकास एक बड़ा टॉपिक था दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनालिटी के बारे में। आज हम पर्सनालिटी और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वहाँ पर हम इसके सिद्धांत और व्यक्तित्व विकास में शिक्षकों की भूमिका, इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। और क्लास को हमेशा पूरा देखा करें, तभी जाके 100% बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि भैया व्यक्तित्व है क्या। सबसे पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर इसको जानेंगे। फिर उसके बाद जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा डेफिनेशन दी है उसका हम एनालाइज करेंगे। तो व्यक्तित्व का अंग्रेजी अनुवाद होता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी दोस्तों ये लैटिन शब्द पर्सोना से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नकाब। नकाब का अर्थ क्या है? जिसको नायक नाटक करते समय पहनते हैं। तो अगर शाब्दिक अर्थ को ध्यान दिया जाए तो व्यक्तित्व की बाहरी वेशभूषा या दिखावे के आधार पर ही पर्सनालिटी को डिफाइन किया गया है। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसकी बाहरी वेशभूषा जितनी अच्छी होगी, जितना भड़कीला आदमी कपड़े पहनेगा, उसकी पर्सनालिटी उतनी अच्छी समझी जाएगी, और जिसका बाहरी वेशभूषा जितनी साधारण होगी उसका व्यक्तित्व उतना खराब समझा जाएगा। अब ये जो परिभाषा है दोस्तों, ये बहुत पुरानी परिभाषा है, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये अवैज्ञानिक है, बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। सो इसको दोस्तों तुरंत क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में दोस्तों कई सारी परिभाषाएं दी गई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, क्योंकि पर्सनालिटी पर दोस्तों पहले से ही मनोवैज्ञानिकों की काफ़ी दिलचस्पी थी और इस पर कई सारी परिभाषाएं दोस्तों दी गई थी। फिर बाद में दोस्तों अल्पोर्ट आए, और अल्पोर्ट ने दोस्तों ये 49 डेफिनेशन तकरीबन दे दी गई थी उस समय पर पर्सनालिटी की। तो इन सभी परिभाषाओं को दोस्तों इन्होंने कलेक्ट किया, 5 श्रेणियों में विभक्त किया। उसके बाद दोस्तों इसको दोबारा से इन्होंने समझा, विस्तृत तरीके से उनको एनालाइज किया। उसके बाद दोस्तों 50वीं डेफिनेशन जो इन्होंने दी उसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं। तो अल्पोर्ट की 1937 की दोस्तों डेफिनेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझेंगे। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। यानी कि पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक and dynamic organization of those psychophysical system within the individual which determine his unique adjustment in the environment। यानी बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो अल्पोर्ट है इन्होंने बाहरी गुणों को नहीं, भीतरी गुणों को भी महत्व दिया है, और ज़्यादातर भीतरी गुणों को ही महत्व दिया है। भीतरी गुणों और बाहरी गुणों दोनों का सम्मिलित है रूप, लेकिन भीतरी गुणों को दोस्तों इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। पर्सनैलिटी खाली बाहरी दिखावा नहीं है, अंदर से भी पर्सनैलिटी आपकी निकल कर आती है। ये सिंपल सा इस डेफिनेशन का मतलब है। सो यहाँ पर जो अल्पोर्ट है उनकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी डिटेल है और वैज्ञानिक है, ठीक है। और ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों डेफिनेशन है जो कि व्यक्तित्व को सही व्याख्या उसकी करती है। तो यहाँ पर व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो कि वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। इसके बाद दोस्तों अल्पोर्ट के बाद आइजैक है, इनके द्वारा भी 1952 में दोस्तों डेफिनेशन दी गई, और ये दोस्तों सिमिलर है बिल्कुल अल्पोर्ट के जैसी डेफिनेशन है। ये सिंपली ये कहते हैं व्यक्तिगत व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी जो दोस्तों जो इंटरनल एबिलिटीज़ हैं या इंटरनल क्वालिटीज़ हैं दोस्तों, उनको ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहे हैं। शरीर गठन को ले रहे हैं लेकिन बाद में, पहले देखा जाए तो चरित्र, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपकी नॉलेज पावर कैसी है, या आपकी इंटेलेक्चुअलिटी कितनी है, ज्ञान शक्ति, ठीक है। तो इन सभी का दोस्तों क्या है, एक तरह से टिकाऊ संगठन है, या इन सभी का मिला जुला रूप है जो कि वातावरण में उसके एडजस्टमेंट का निर्धारण करते हैं। यानी कि वातावरण में किस तरह से वो यूनिक एडजस्टमेंट कर पाता है, यही पर्सनालिटी है। तो आइजैक की डेफिनेशन और अल्पोर्ट की डेफिनेशन दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि इन्होंने भीतरी गुणों को ज़्यादा महत्व दिया है।
अब इसके बाद वॉल्टर मिस्केल आते हैं 1981 में। इनकी भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यहाँ पर हम 3 डेफिनेशन दोस्तों लेकर चलेंगे और इन तीनों का संयुक्त विश्लेषण करेंगे और बाद में हम पर्सनैलिटी की डेफिनेशन देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कहते हैं प्रायः व्यक्तित्व का तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न जिसमें चिंतन एवं संवेग भी सम्मिलित है से होता है, जो व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थितियों के संग होने वाले समायोजन को निर्धारित करता है। अब यहाँ पर जो वॉल्टर मिस्केल हैं, इन्होंने दोस्तों व्यवहार को इम्पोर्टेंस दी है, जबकि जो आल्पोर्ट थे और आइजैक थे, इन्होंने दोस्तों यहाँ पर भीतरी गुणों को व्यवहार की अपेक्षा पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। तो यहाँ पर प्रायः व्यक्तित्व का तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न से है, यानी कि उसके बिहेवियर का जो स्पेशल पैटर्न होगा जिसमें चिंतन और संवेग भी शामिल है, यानी कि इंटरनल जो एबिलिटी उसको भी यहाँ पर शामिल करें, चिंतन को भी यहाँ पर शामिल किया जा रहा है, जो प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थितियों के संग होने वाले समायोजन का निर्धारित करते हैं, यानी कि ये भी आपके अपूर्व या फिर यूनिक एडजस्टमेंट को निर्धारित करते हैं। ठीक है, सो अगर मैं हम तीनों का संयुक्त विश्लेषण दोस्तों यहाँ पर करें तो फिर हमें दोस्तों क्या डेफिनेशन मिलेगी उसको हम दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये चीज़ पता लगी कि मनोशारीरिक तंत्र यानी कि साइकोफिजिकल सिस्टम, ठीक है, मनोशारीरिक तंत्र यानी कि व्यक्तित्व एक ऐसा तंत्र है जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों पक्ष होते हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर पक्ष काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे तत्वों का गठन होता है जो कि आपस में क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, तो इस तंत्र के तत्व शील गुण, संवेग, आदत, ज्ञान शक्ति, चित्त प्रकृति, चरित्र अभिप्रेरक आदि हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों इस तंत्र में चाहे आप मनोशारीरिक तंत्र की बात करें तो उसमें मानसिक और शारीरिक दोनों पक्ष होंगे। तो मनोशारीरिक तंत्र के अंतर्गत आपके शील गुण आएंगे, यानी कि आपके जो मोरल क्वालिटीज़ हैं, आपके इमोशंस हैं, हैबिट्स हैं, आपकी नॉलेज पावर, इंटेलेक्चुअलिटी, आपका टेम्परामेंट, ठीक है, आपका चरित्र, कैरेक्टर, ठीक, आपके मोटिवेशन, ये सभी आएंगे, जो कि सभी मानसिक गुण हैं और सबका आधार शारीरिक एवं अर्थात व्यक्ति की ग्रंथि क्रियाएँ एवं तंत्रिका प्रक्रियाएँ हैं। यानी कि इन सभी का जो आधार है दोस्तों वो क्या है, शारीरिक है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप समझ सकते हैं। अब इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्तित्व है वो ना पूर्णतः मानसिक है ना पूर्णतः शारीरिक है, व्यक्तित्व इन दोनों पक्षों का दोस्तों क्या है, मिश्रण है, मनोशारीरिक तंत्र है। यानी कि व्यक्तित्व को ना केवल आप मानसिक कह सकते हैं ना पूरी तरह से शारीरिक कह सकते हैं, व्यक्तित्व क्या है, इन दोनों के पक्षों का मिश्रण है। इसके बाद दोस्तों अगली चीज़ है वो है गत्यात्मक संगठन। गत्यात्मक संगठन से सिंपल सा तात्पर्य ये है कि मनोशारीरिक तंत्र के भिन्न भिन्न तत्व जैसे कि शील गुण, आदत यानी कि हैबिट्स, ये दोस्तों एक दूसरे से संबंधित होकर संगठित होते हैं, जिनको आप एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं कर सकते। और इस संगठन में समय के संग दोस्तों परिवर्तन भी संभव होता है, इसी कारण इसको गत्यात्मक संगठन कहा जाता है। तो गत्यात्मक संगठन यानी कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ये है कि जो मनोशारीरिक तंत्र के जितने भी कंपोनेंट हैं, जो भी उसके अंदर जो तत्व आते हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, ये दूसरे से इस तरह से संबंधित होकर ऑर्गेनाइज हैं कि आप इनको एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं कर सकते हैं और इसमें आपका परिवर्तन भी देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों इसको गत्यात्मक करके बोला गया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अगर कोई छात्र है, मान लेते हैं वो नौकरी पाने के लिए वो ईमानदार और उत्तरदायित्व और समयनिष्ठ हो सकता है। ठीक है, लेकिन नौकरी मिलने के बाद हो सकता है कि उसमें जो उत्तरदायित्व की भावना है या समयनिष्ठता की भावना है, ये शील गुण चेंज हो जाए या फिर वो चीज़ है वो उसमें बदल जाए। ठीक है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ उसमें बनी रहे। जैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, शुरुआत में आते हैं तो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं, ईमानदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन समय के संग दोस्तों वो क्या होती है, चीज़ें चेंज हो जाती है। हो सकता है कि समय के संग वो चीज़ को बनाए रखे, वो हो सकता है कि वो आगे भी जाके समयनिष्ठ रहे और रिस्पॉन्सिबल ले, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ईमानदार रहे, लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ आगे जाके जैसे होता है जनरली गवर्नमेंट जॉब में, तो वो ईमानदारी क्या हो, बेईमानी में बदल जाए। तो फिर इसलिए दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनमें परिवर्तन होना संभव है। तो इस तरह से दोस्तों जो आपके ये 3 शील गुण थे, यानी कि ईमानदारी, समयनिष्ठता और इसके अलावा जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो ये 3 गुण आपस में संगठित हुए तो ये आपके शील गुण बन गए।
अब हो सकता है कि समय के संग इनमें क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, क्योंकि नौकरी पाने के लिए आपने इन 3 शील गुणों को अपने अंदर विकसित किया और बाद में हो सकता है कि आप पूरी तरह से ही चेंज हो जाए। ठीक है, इसमें इसीलिए इसको गत्यात्मक संगठन कहा जाता है। ये तीनों के तीनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आएगा वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में मनोशारीरिक गुणों का ऐसा गत्यात्मक संगठन पाया जाता है। हमने पढ़ा कि व्यक्तित्व में मनोशारीरिक गुण हैं और उसमें गत्यात्मक संगठन है कि उनका व्यवहार वातावरण में अपने अपने ढंग का अपूर्व होता है, यानी कि जो व्यवहार होता है उसका अपना वे होता है, अपनी तरह से यूनिक होता है। ठीक है, वातावरण समान होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार, विचार और संवेग आदि अपूर्व होता है, जिसके कारण उस वातावरण के संग समायोजन करने का ढंग भी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये समायोजन की हम बात करते हैं वो आपका यूनिक होता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का वातावरण के संग समायोजन करने का जो तरीका होता है दोस्तों वो अलग अलग होता है। ठीक, तो प्रत्येक व्यक्ति में मनोशारीरिक का एक ऐसा गत्यात्मक संगठन है कि उसका व्यवहार वातावरण में अपने अपने ढंग से दोस्तों यूनिक होता है। मतलब हर व्यक्ति का अपने अपने तरीके से वो अपने जो एनवायरनमेंट है उसके संग वो एडजस्ट करता है। चाहे एनवायरनमेंट समान भी हो तो प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उसके थॉट्स हैं, उसके इमोशंस हैं, वो अपने आप में दोस्तों यूनिक होते हैं। और इस कारण से उसी वातावरण, सेम वातावरण के संग जो अलग अलग व्यक्ति हैं उनका जो समायोजन का तरीका भी होता है वो भी अलग अलग होता है। अब दोस्तों हम जानेंगे व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम पर्सनालिटी का जो सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है विच इज़ नोन एज अ प्रकार सिद्धांत या फिर आपका टाइप थ्योरी, इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है दोस्तों कल भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपनी क्लास में, इसके अलावा थोड़ा आज भी जानेंगे। तो देखिए जो प्रकार सिद्धांत है बेसिकली ये सबसे पुराना दोस्तों सिद्धांत है। ठीक है, प्रकार सिद्धांत दोस्तों सिंपली ये बोलता है कि व्यक्तित्व को आप खास प्रकार में बांट सकते हैं। पर्सनैलिटी को आप स्पेशल टाइप्स में दोस्तों क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और उसके आधार पर ही उनके शील गुणों का वर्णन कर सकते हैं। इसमें कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने दोस्तों अध्ययन किया। तो व्यक्तित्व का अगर आप प्रकार सिद्धांत की हम बात करें तो बेसिकली आप उनको ऐसे वर्ग में दोस्तों डिवाइड कर रहे हैं जिसमें व्यक्ति के जो अगर उस व्यक्ति में जो उस वर्ग में जो भी व्यक्ति आएंगे उनके जो गुण होंगे वो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। ठीक है, उनमें कुछ आपके गुण ऐसे होंगे जो काफ़ी एक दूसरे से क्या होंगे, मिलते जुलते होंगे। जैसे कि हमने कहा कि भैया एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार है। तो अंतर्मुखी का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति क्या होता है, मतलब एक तरह से उतना सामाजिक व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है, उसमें शाइनेस होती है। ठीक, इसी तरह से सामाजिक कार्यों में उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक, लोगों से वो कम बोलता है, मिलना जुलना कम करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमने एक प्रकार में बांट दिया। हमने कहा कि भैया ये व्यक्ति क्या है, अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी जो भी व्यक्ति में जो उस क्लास में जो व्यक्ति आएंगे, उस कैटेगरी में दोस्तों जो भी व्यक्ति आएंगे वो सभी के सभी क्या करेंगे, इन गुणों को फॉलो करेंगे, उनमें ये गुण दिखाई देंगे। ओके, तो ये आपका क्या है, टाइप थ्योरी है। यानी कि आपने जो पर्सनैलिटी है उसके वर्ग बना देने हैं अलग अलग प्रकार, और उसमें आपने क्या करना है, उसके जो भी नियम होंगे, उसके कोई भी सिद्धांत होंगे, उसको उसमें पढ़ने वाले जो व्यक्ति है वो उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, बहुत आसान सा है। अब देखिए जो सबसे पहले जो पहला वैज्ञानिक प्रकार सिद्धांत है वो दोस्तों आपका हिपोक्रेटस ने 400 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। ये आपका प्रकार सिद्धांत हम समझ रहे हैं। तो प्रकार सिद्धांत दोस्तों हिपोक्रेटस ने 400 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। इन्होंने शरीर के द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार दोस्तों बताए हैं। तो शरीर में दोस्तों आपका जो द्रव्य होता है उसके आधार पर दोस्तों इन्होंने 4 प्रकार दोस्तों बताए थे। अब ये 4 द्रव्य दोस्तों कौन है, वो है पीला पित्त, काला पित्त, रक्त या कफ बोलते हैं इसको, या फिर श्लेष्मा। ठीक है, तो पीला पित्त, काला पित्त, रक्त और कफ या फिर श्लेष्मा इसको बुलाता है। ठीक, सो येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड एंड मकस। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम इसको बोलते हैं। तो ये है आपके 4 द्रव्य के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार, जो सबसे पहले दोस्तों आपका हिपोक्रेटस के द्वारा वर्गीकरण किया गया। अब इसमें कोई भी द्रव्य अगर जिसकी दोस्तों एक भी द्रव्य की अगर प्रधानता अगर ज़्यादा होगी तो वो
उस व्यक्तित्व का जो व्यक्तित्व होगा वो उसी तरह से निर्धारित होगा, ठीक है। यानी कि जैसे अगर किसी में पीला पित्त ज़्यादा है या किसी में काला पित्त ज़्यादा है या जिसमें रक्त ज़्यादा है या फिर आपका कफ या श्लेष्मा ज़्यादा है, तो फिर व्यक्तित्व के स्वभाव या फिर उसके टेम्परामेंट की प्रधानता दोस्तों वहीं से निर्धारित होती है कि उसका स्वभाव है या उसमें जो उसमें चरित्र का गुण होगा वो वहीं से दोस्तों क्या होगा, डिसाइड होगा। जैसे मान लेते हैं जिस व्यक्ति में पीले पित्त की प्रधानता ज़्यादा है तो उस व्यक्ति का जो चित्त प्रकृति या फिर उसका जो टेम्परामेंट है दोस्तों वो क्या होगा, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा होता है। यानी कि जो पीले पित्त की प्रधानता वाला व्यक्ति होगा, जिसके शरीर द्रव में पीला पित्त अधिक होगा, तो वो व्यक्ति ज़्यादातर स्वभाव में चिड़चिड़ा होता है और व्यक्ति ये दोस्तों क्या होता है, बेचैन दिखाई पड़ता है। ऐसे व्यक्ति तुनक मिजाजी भी होते हैं, ठीक है। तो एक इस प्रकार को दोस्तों हिप्पोक्रेटस ने गुस्सैल कहा है, यानी कि गुस्सैल होते हैं व्यक्ति, ठीक है। तो जब व्यक्ति में इसी तरह से काले पित्त की प्रधानता होती है तो प्रायः वो उदास मंदित नज़र आता है, ठीक है, मतलब कि डिप्रेस नज़र आता है, ठीक है। इस तरह का दोस्तों आपको दिखाएगा, ठीक, रिटार्डेड टाइप का नज़र आपको आएगा वो, ठीक। और इस प्रकार को इन्होंने विषादी या फिर निराशावादी दोस्तों इन्होंने कहा है। ऐसे ही जिनमें रक्त की प्रधानता अधिक होती है, यानी कि अन्य द्रवों की अपेक्षा, काला पित्त और पीला पित्त की अपेक्षा, तो वो प्रसन्न और खुश मिजाज होते हैं और इस प्रकार को इन्होंने उत्साही बोला या फिर आशावादी कहा गया है, ठीक है। अब जिस व्यक्ति में कफ या श्लेष्मा जैसे द्रव की प्रधानता होगी वो शांत स्वभाव का होता है और उसमें निष्क्रियता अधिक पाई जाती है, मतलब निष्क्रिय ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें भाव शून्यता यानी कि इमोशन कम पाई जाएंगे और इस तरह के व्यक्तित्व को इन्होंने विरक्त बोला है, विरक्त, ठीक है। सो इस तरह से दोस्तों इनको डिफाइन किया है। तो शरीर के जो 4 द्रव्य है उसके आधार पर दोस्तों यहाँ पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस के द्वारा किया गया, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रकार सिद्धांत के आधुनिक वर्गीकरण के बारे में। देखिए दोस्तों, जो हिप्पोक्रेटस का जो एक वर्गीकरण था, प्रकार सिद्धांत जो उनके द्वारा दिया गया था, वो अपने आप में वैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्धांत तो था, लेकिन आज के मनोवैज्ञानिकों ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इसका मेन कारण ये था कि कहीं पर भी ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला था कि जो शील गुण हैं उनका संबंध शारीरिक द्रवों से मिले। यानी कि जो आपका टेम्परामेंट है या फिर आपके शील गुण हैं, तो वो उनका शारीरिक द्रव्यों से कोई सीधा साइंटिफिक संबंध देखने को मिला। तो ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। तो फिर उसके बाद दोस्तों जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने प्रकार सिद्धांत को मूलतः 2 भागों में बांटा। एक है शारीरिक गुणों के आधार पर और एक है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। इन दोनों के बारे में दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो प्रकार सिद्धांत को दोस्तों 2 भागों का वर्णन यहाँ पर निम्नलिखित है। सबसे पहला है शारीरिक गुणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडली कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन से। तो शारीरिक गुणों के आधार पर 2 वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है क्रेशमर और एक का नाम है शेल्डन। इनके द्वारा किया गया व्यक्तित्व वर्गीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रेशमर एक जर्मन मनोचिकित्सक थे और शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के उन्होंने 4 प्रकार दोस्तों बताए हैं। इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्रेशमर ने बताया पिकनिक प्रकार, पिकनिक टाइप, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति, कद इनका छोटा होता है, शरीर भारी और गोलाकार होता है, ऐसे लोगों की गर्दन छोटी और मोटी होती है। इस तरह के व्यक्ति के स्वभाव की कुछ खास विशेषताएं होती है। जैसे व्यक्ति सामाजिक होते हैं, खाने पीने और सोने में काफ़ी मज़ा इनको आता है, खुश मिजाज होते हैं और इनके स्वभाव या बिहेवियर या इनका टेम्परामेंट को क्रेशमर ने साइक्लोइड, ठीक है, साइक्लॉइड की इसको दोस्तों संज्ञा दी है। तो साइक्लॉइड, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि इससे संबंधित आपके एमसीक्यू आते हैं। तो पिकनिक प्रकार मतलब कि जो इनका टेम्परामेंट है वो साइक्लॉइड है, ठीक है। सो ऐसे व्यक्तियों में मानसिक रोग उत्पन्न होने पर उत्साह विषाद के लक्षण विकसित होने की संभावनाएं रहती हैं। यानी कि बेसिकली कोई भी अगर मान लेते हैं इनको कोई मानसिक रोग उत्पन्न होगा तो इसको यूफोरिया बोलते हैं, ठीक है, उत्साह विषाद, ठीक। सो यूफोरिया होने के दोस्तों इनमें लक्षण विकसित होने की संभावना दिखती है। या बेसिकली इसको आप डिप्रेशन भी कह सकते हैं काइंड ऑफ, या आप इसको मैनिक डिप्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैनिक डिप्रेशन दोस्तों इनके होने के संभावनाएं ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो यूफोरिया एंड डिप्रेशन आप इसको कह सकते हैं, सिम्टम्स ऑफ यूफोरिया एंड डिप्रेशन, या बेसिकली आप इसको सिंपली कह सकते हैं मैनिक डिप्रेशन कह सकते हैं,
ठीक, तो ये कुछ है पिकनिक टाइप्स। इसके बाद दोस्तों अगले आते हैं एस्थेनिक टाइप। एस्थेनिक टाइप ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका कद लंबा होता है और दुबले पतले शरीर के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के शरीर की मांसपेशियां विकसित नहीं होती हैं, ठीक है, और शरीर का जो वजन होता है उम्र के अनुसार होने वाले सामान्य वजन से कम होता है। ऐसे लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व से इन्हें दूर रहने की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। ये दीवा स्वप्न में अधिक रहते हैं, डे ड्रीमिंग, और काल्पनिक दुनिया में भ्रमण करने की आदत इनमें बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, ठीक। इसको इस तरह के टेम्परामेंट या फिर स्वभाव वाले लोगों को क्रेस्मर ने सिजोआइड की संज्ञा दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिजोआइड की संज्ञा इन्होंने दी है। तो सिजोआइड की संज्ञा इन्होंने दी है एस्थेनिक प्रकार को, ठीक है। इसके बाद अगला आता है दोस्तों एथलेटिक टाइप। एथलेटिक टाइप इस प्रकार के व्यक्ति के शरीर की जो मांसपेशियां होती है काफ़ी विकसित और गठीली होती हैं। इनका शरीर का जो कद है ना वो अधिक लंबा होता है ना अधिक छोटा होता है। इनका जो पूरा शरीर है दोस्तों वो सुडैल होता है, हर तरफ से बैलेंस दिखाई देता है। इस व्यक्ति के स्वभाव में ना अधिक चंचलपन दिखाई देती है ना ही अधिक मंदन दिखाई देता है, यानी कि स्लोनेस नहीं दिखाई देती। ऐसे व्यक्ति बदलती हुई परिस्थिति के संग आसानी से एडजस्टमेंट कर लेते हैं और इनको काफ़ी सामाजिक प्रतिष्ठा दोस्तों मिलती है। तो इनको क्या बोला जाता है, एथलेटिक टाइप बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला टाइप है वो है डाईप्लास्टिक टाइप। डाईप्लास्टिक टाइप में उन श्रेणियों को रखा जाता है दोस्तों जो कि ऊपर की 3 श्रेणियों में नहीं आते हैं, यानी कि पिकनिक टाइप, एस्थेनिक टाइप और एथलेटिक टाइप। तो इनको यहाँ पर रखा जाता है। तो ऊपर के तीनों प्रकार में से अगर किसी प्रकार में भी स्पष्ट गुण नहीं मिलते हैं तो फिर उसको डाईप्लास्टिक में रखा जाता है। तो यानी कि इसमें क्या होगा, तीनों प्रकारों का गुण मिला जुला देखने को मिलेगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाईप्लास्टिक टाइप। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका पहला वर्गीकरण क्रेस्मर का शारीरिक गुणों के आधार पर। अब सेल्डन का भी पढ़ लेते हैं। तो सेल्डन ने 1940 में शरीर गठन के आधार पर दूसरा सिद्धांत बनाया जिसको सीमेटोटाइप सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो दूसरा सिद्धांत है वो सेल्डन के द्वारा 1940 में दोस्तों बनाया गया है। सीमेटोटाइप सिद्धांत दोस्तों, सोमेटोटाइप सिद्धांत भी दोस्तों इसको बोला जाता है। अब सेल्डन द्वारा प्रकाए गए 3 प्रकार और उनकी जो टेम्परामेंट है उससे संबंधित दोस्तों यहाँ पर गुण देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला कौन सा है, इन्होंने बताया एंडोमर्फी। एंडोमर्फी, अब इस प्रकार के व्यक्ति थोड़ा मोटे होते हैं, थोड़ा छोटे होते हैं, इनका शरीर गोलाकार दिखाई देता है, ठीक है, और ये क्रेस्मर के पिकनिक प्रकार से दोस्तों मिलता जुलता है, ठीक। और इस तरह के जो गठन वाले व्यक्ति हैं वो आराम पसंद होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, सामाजिक तथा खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसको सेल्डन ने बिस्ट्रोटोनिया दोस्तों कहा है, ठीक है। तो बिस्ट्रोटोनिया इसको दोस्तों यहाँ पर बोला है इसके इस तरह के स्वभाव वाले लोगों को, जो इस तरह के स्वभाव, ठीक है। इसके बाद अगला आता है मेसोमॉर्फी। मेसोमॉर्फी का क्या अर्थ है, इस प्रकार के व्यक्ति के शरीर की हड्डियाँ और मांसपेशियाँ काफ़ी विकसित होती हैं, इनके शरीर का गठन काफ़ी सुडौल होता है। ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव है उसको सोमेटोटोनिया दोस्तों बोला जाता है, सोमेटोटोनिया, और जिसमें जोखिम तथा बहादुरी का कार्य करने की तीव्र प्रकृति, दृढ़ कथन, आक्रामकता के दोस्तों इसमें गुण पाए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इनमें टेंडेंसी होती है रिस्क लेने की, ब्रेवरी दिखाने की, ठीक है, एग्रेसिवनेस दोस्तों इसमें पाई जाती है, ठीक है। ऐसे जो लोग होते हैं उनको आदेश देने में अधिक आनंद आता है, ठीक है, यानी कि ये मानते हैं कि ऑर्डर देना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेसोमॉर्फी बहुत प्रकार से जो क्रेस्मर है उसके एथलेटिक टाइप से दोस्तों क्या होता है, मिलता जुलता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका मेसोमॉर्फी, ओके। इसके बाद दोस्तों अगला आएगा एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी वो होता है दोस्तों जिसका व्यक्ति का कद लंबा होता है परंतु ऐसे व्यक्ति दुबले पतले होते हैं। इनके शरीर की मांसपेशियां अविकसित होती हैं, इनका पूरा गठन इखारा टाइप का होता है, ठीक है, लाइक स्लेंडर, ठीक है। इस प्रकार के व्यक्ति की चित्त प्रकृति को सेरीब्रोटोनिया बोला जाता है, ठीक है। सेरीब्रोटोनिया दोस्तों इन्होंने नाम दिया है, सेरीब्रोटोनिया। इस व्यक्ति को अकेले रहना, लोगों से कम मिलना जुलना ज़्यादा पसंद आता है, संकोच बहुत करते हैं,
बहुत लज्जालू यानी कि इनको बहुत शर्म आती है, ठीक है, नींद इनको बहुत आती है, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, एक्टोमर्फी कहलाते हैं। इनको फिगर से दोस्तों आप समझ सकते हैं, दीज आर एंडोमर्फी, दीज आर मीजोमर्फी, दीज आर एक्टोमर्फी स्ट्रक्चर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर दोस्तों किस तरह से होता है, ठीक। तो यहाँ पर इन्होंने 3 प्रकार के दोस्तों टाइप बताए हैं, एंडोमर्फी, मेसोमर्फी और एक्टोमर्फी। अब इसके बाद दोस्तों हम मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर दोस्तों जो पर्सनालिटी है उसके वर्गीकरण को दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे, उसके प्रकार को दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण में मनोवैज्ञानिक गुणों को अपना बेस बनाया है। जैसे इसमें युंग आते हैं, आइजैक आते हैं, गिलफोर्ड आते हैं, ये ज़्यादा दोस्तों मशहूर हैं। तो सबसे पहले युंग है। युंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार दोस्तों बताए हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, यानी कि इस तरह के व्यक्ति की अभिरुचि समाज के कार्यों की ओर को विशेष होती हैं, यानी कि समाज में मिलना जुलना पसंद करते हैं। ये प्रायः खुशमिजाज होते हैं। ये व्यक्ति आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यथार्थता से अधिक आदर्शवाद से कम संबंध रखते हैं, यानी कि रियलिटी पे दोस्तों ज़्यादा बिलीव रखते हैं, आइडियोलॉजी आइडलनेस पे ज़्यादा, आइडियलिज्म पे कम बिलीव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को खाने पीने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और ऐसे व्यक्ति समाज के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो इनको दोस्तों हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। अगला आता है अंतर्मुखी, यानी कि इंट्रोवर्टेड। ऐसे व्यक्ति हैं बहिर्मुखी के बिल्कुल विपरीत होते हैं। ऐसे व्यक्ति लोगों से कम मिलना जुलना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के दोस्त भी सीमित होते हैं। इनमें आत्म केंद्रिता का गुण पाया जाता है, यानी कि सेल्फ सेंटर्डनेस का गुण होता है इनमें। ऐसे व्यक्तियों में अकेलापन इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। ये प्रायः रूढ़िवादी होते हैं, ठीक है, यानी कि एक तरह से कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक, और रीति रिवाजों और नियमों को ज़्यादा आदर देते हैं, पुराने चेंज नहीं चाहते हैं, रूढ़िवादी ज़्यादा होते हैं। ओके, तो इस तरह से दोस्तों ये है आपका मनोवैज्ञानिक गुणों का वर्गीकरण, ठीक है, जो कि युंग के द्वारा है। अब इसके बाद दोस्तों आइजैक के द्वारा दोस्तों जो मनोवैज्ञानिक का गुणों के आधार पर व्यक्तित्व है उसका वर्गीकरण समझेंगे। इन्होंने दोस्तों 3 प्रकार बताए हैं और 3 प्रकार है जो कि द्विध्रुवी हैं। तो देखिए इनके द्वारा दोस्तों जो बताए गए 3 प्रकार है उनके 2 ध्रुव हैं। देखिए कैसे कैसे हैं। सबसे पहले आइजैक का क्या है, देखिए सबसे पहले अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। तो आइजैक ने युंग की अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के सिद्धांत को एक्सेप्ट किया, लेकिन इन्होंने इसे व्यक्तित्व के 2 अलग अलग टाइप्स नहीं माना, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इन्होंने माना है कि इनको साथ में कंबाइन करके चलना चाहिए और एक ही मापनी से इनका अध्ययन करना चाहिए, यानी कि एक ही इसके लिए स्केल बनेगा और उसी स्केल से इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि ये दोनों तरह के गुण एक व्यक्ति में अधिक या कम हो, अतः इसे आइजैक ने व्यक्ति का एक ही प्रकार या बीमा दोस्तों माना है जो कि द्विध्रुवीय है, यानी कि ये क्या है, एक तरह से बाइपोलर है। तो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंट्रोवर्जित मतलब कि इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। तो इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन इन्होंने माना है कि ये आपके एक ही तरह से हैं, ये इनको कंसिडर किया है कि टाइप की डायमेंशन है और ये बाइपोलर है, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आइजैक ने युंग के एक सिद्धांत को तो स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने इसको व्यक्तित्व का अलग अलग प्रकार नहीं माना। इसके बाद दोस्तों अगला आता है स्नायु विकृति स्थिरता, ठीक है, यानी कि न्यूरोपैथी एंड स्टेबिलिटी। अब इसका क्या अर्थ है, देखिए इस तरह के व्यक्ति में सामयिक नियंत्रण दोस्तों यहाँ पर कम पाया जाता है। उसकी इच्छा शक्ति दोस्तों कमज़ोर होती है और विचारों और क्रियाओं में दोस्तों यहाँ पर मंदता पाई जाती है, स्लोनेस दोस्तों यहाँ पर पाई जाती है। इसमें अन्य व्यक्तियों के सुझाव को चुपचाप स्वीकार कर लेने की प्रवृत्ति दोस्तों अधिक होती हैं। इनमें सामाजिकता का दोस्तों अभाव पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति दोस्तों अपनी इच्छाओं का प्रायः दोस्तों दमन कर लेते हैं, ठीक है। अब स्नायु विकृति के जो दूसरा छोर है दोस्तों, वहाँ पर स्टेबिलिटी दोस्तों यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। और जिसके बढ़ने पर दोस्तों जितने भी हमने यहाँ पर बात करी, उक्त के बढ़ने पर उक्त व्यवहारों के लक्षण में जो
मात्रा है वो दोस्तों आपको घटती हुई दिखाई देती है और स्थिरता की मात्रा दोस्तों आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो स्नायु विकृति है इसको हमने यहाँ पर इस तरह से डिफाइन किया। अब जो स्थिरता होगी, स्थिरता में क्या होगा, जस्ट इसका थोड़ा सा क्या होगा, अपोजिट होगा, यानी कि यहाँ पर आपको व्यक्तित्व में ज़्यादा स्थिरता दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिन हमने यहाँ पर जो इसकी जितनी भी चीज़ें दोस्तों आपको बताएगी, जैसे कि भाई सामयिक नियंत्रण वहाँ पर कम होगा, तो स्थिरता में दोस्तों क्या होगा, सामयिक नियंत्रण ज़्यादा होगा। इनकी यहाँ पर इच्छा शक्ति कमज़ोर होती है, तो स्थिरता वालों की इच्छा शक्ति थोड़ा ज़्यादा होगी। इनके विचारों और क्रिया में मंदता पाई जाती है, तो स्थिरता वाले में क्या होगी, मंदता नहीं, मंदता कम पाई जाएगी। ठीक है, वो आपकी क्या होंगे, थोड़ा जोशीले होंगे, इनके विचार अच्छे होंगे, क्रियाएँ इनमें दोस्तों आपकी क्या होगी, एक्टिवनेस दोस्तों वहाँ पर दिखाई देगी। तो बेसिकली जो ये सिद्धांत है इसके दो छोर दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इन दो छोरों में एक छोर दोस्तों क्या है, बिल्कुल एक दूसरे का पॉजिटिव है, तो दूसरा क्या है, नेगेटिव है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्तित्व है वो इन दो छोरों में से किसी एक छोर में चला जाएगा, नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि वो इन दो छोरों के मिडिल पे दोस्तों यहाँ पर रहता है, यानी कि कुछ गुण इसके भी और कुछ गुण दूसरे के भी। ऐसे दोस्तों यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया है, यानी कि दो ध्रुव का मतलब ये नहीं कि व्यक्तित्व या तो इस ध्रुव में रहेगा या तो इस ध्रुव में, नहीं। इसका अर्थ ये है कि स्नायु विकृति स्थिरता के बीच में यहाँ पर आपको व्यक्तित्व देखने को मिलेगा। किसी भी व्यक्ति का हो सकता है कि किसी का सामयिक नियंत्रण आपका कम हो, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति हो सकता है कि यहाँ पर आपको अधिक दिखाई दे, यानी कि उनके मिडिल पे दोस्तों यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं चलने को दिखे। ऐसी दोस्तों फिर एक होती है मनोविकृति और सुपर ईगो की क्रियाएँ। तो ऐसे आइजेनिक ने व्यक्ति के प्रकार को बाद में किए गए शोध में आधार में जोड़ा, और आइजेनिक ने इस प्रकार की व्याख्या करते हुए कहा कि व्यक्तित्व का यह प्रकार मानसिक रोग की विशेष श्रेणी, जिसे हम मनोविक्षित कहते हैं, के तुल्य नहीं है। मनोविक्षित रोग से पीड़ित व्यक्ति में मनोविकृति के गुण क्या होंगे, अधिक होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आइजेनिक हैं इन्होंने दोस्तों इस सिद्धांत को बाद में जोड़ा, मनोविकृति और सुपर ईगो की क्रियाएं का सिद्धांत। बेसिकली क्या है दोस्तों कि इन्होंने पहले ये केवल दो सिद्धांत दिए थे और बाद में दोस्तों इनको शोध के आधार पर दोस्तों इसको जोड़ा, और इन्होंने सिंपली ये बोला कि जो मनोविकृति है इसका मतलब आप मनोविक्षिकता से ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि एक तरह का जो मानसिक रोग होता है, मेंटल इलनेस के दोस्तों यहाँ आता है। ठीक है, तो आप उससे इसको मत समझिए, मनोविक्षित से इसको मत जोड़िए। एक जो मेंटल इलनेस का एक प्रकार होता है, हाँ, लेकिन ये है कि अगर कोई व्यक्ति मनोविक्षित रोग से पीड़ित है तो उसमें मनोविकृति के गुण दोस्तों आपको दिखाई देंगे। ठीक है, सो दिस इज साइकोटिसिज्म। तो साइकोटिसिज्म को दोस्तों आपने मनोविक्षितता से जोड़ना नहीं है, मेंटल इलनेस से नहीं जोड़ना है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों आपने इस चीज़ को समझना है। ठीक, तो मनोविकृति के जो व्यक्ति होगा उसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी, एक बार दोस्तों थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हमने अभी उसको लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूँ। जैसे कि अगर आप मनोविकृति की हम बात करेंगे तो मनोविकृति का जो व्यक्ति होगा उसमें दोस्तों आपकी पुअर कंसंट्रेशन दोस्तों पाया जाएगा, उसमें पुअर मेमोरी होगी, उसमें क्रूएल्टी यानी कि क्रूरता का दोस्तों गुण इसमें अधिक होगा। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर इनसेंसिटिव होते हैं और बेसिकली देखा जाए तो दूसरों के प्रति ज़्यादा केयर नहीं रखते, दूसरों के प्रति कोई ख्याल नहीं रखते हैं। ठीक है, और इनमें देखा जाए तो क्रिएटिविटी की कमी पाई जाती है, सृजनात्मकता का गुण इसमें कम पाया जाता है। ठीक है, और एक तरह से सतर्कता का गुण भी इनमें कम होता है। ठीक, अब देखा जाए तो अगर हम सुपर ईगो की दोस्तों अगर की ओर को बढ़ेंगे तो सुपर ईगो के में क्या होगा कि वहाँ पर क्या होगा, इन लक्षणों और व्यवहारों की मात्रा अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि मोरलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे जो लोग होंगे उनमें संवेदनशीलता का गुण ज़्यादा देखने को मिलेगा, दूसरों के प्रति वो ख्याल रखेंगे, है ना, नैतिकता का भाव उनमें पैदा हो जाएगा। ठीक है, सृजनात्मकता उनमें क्रिएट हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर ईगो की क्रियाएं बोलेंगे। तो मनोविकृति और सुपर ईगो ये भी दोनों क्या है, एक दूसरे के छोर है। अब हालांकि दोस्तों इस सिद्धांत को क्या हुआ, बाद में दोस्तों जोड़ा गया। आइजेनिक ने जो पहले दोस्तों अपने सिद्धांत दिए थे, बाद में फिर शोध के आधार पर इस सिद्धांत को दोस्तों यहाँ पर जोड़ा इन्होंने, और सिंपली इन्होंने कहा कि मनोविकृति आप ये मान लीजिए कि एक ऐसा गुण है जो बेसिकली व्यक्ति को के मतलब कि व्यक्ति को इस तरह से बनाता है कि मतलब इस तरह के जो टाइप्स मनोविकृति टाइप के जो व्यक्ति होंगे वो बिल्कुल सामाजिक रूप से असंवेदनशील टाइप के व्यक्ति होंगे, है ना,
और दूसरों के प्रति उनको कोई परवाह नहीं है और सृजनात्मकता का गुण उनमें नहीं होगा, ज़्यादा क्रूल होंगे, पोर उनकी मेमोरी होती है, क्षीण एकाग्रता होती है। लेकिन कई लोग इसको समझ लेते हैं कि कोई मानसिक रोग है या मनोविक्षिप्त है। नहीं, वो मनोविक्षिप्त नहीं है, ठीक है। मनोविकृति का गुण और मनोविक्षिप्तता का गुण अलग है, वो मेंटल इलनेस नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई मनोविक्षिप्त रोग से पीड़ित व्यक्ति होगा तो उसमें मनोविकृति के गुण क्या होंगे, अधिक होंगे। ये जरूर उन्होंने अपनी थ्योरी में दोस्तों बताया है। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका टाइप्स थ्योरी। अब इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ने हैं सील गुण सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। आई होप कि दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और आज की क्लास अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। अगली क्लास में दोस्तों हम शीर्ण गुण सिद्धांत, इसके अलावा व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ, उनके बारे में दोस्तों जानेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।